So let's begin today's lecture. Time span from 1625 to 1649 is known as Caroline Age, and it begins or the age began after Jacobean Age, and Jacobean Age ended in 1625. So after the end of Jacobean Age, the Caroline Age began, right? And it ended in 1649. The age refers to the reign of King Charles I in England. So, King Charles I ruled from 1625 to 1649, and reign means kingdom of साम्राज्य, है ना। तो किंग चार्ल्स वन का जो साम्राज्य है वो शुरू होता है 1625 से। तो उन्हीं के जो टाइम पीरियड है उसको जो है इंग्लिश लिटरेचर में कैरोलिन एज से जाना जाता है, राइट। इस समय मतलब इस टाइम पीरियड में किंग चार्ल्स वन इंग्लैंड के शासक थे, ठीक। इट वॉज द टाइम ऑफ पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट लीडिंग टू द इंग्लिश सिविल वॉर फ्रॉम 1642 to 1649 between the king and the parliament. So it was a political unrest, है ना। पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट, भाई सत्ता में जो है आने के लिए कई सारी चीज़ें मतलब जो है यहाँ पर घटित हुई। तो पार्लियामेंट और राजा के बीच में एक विद्रोह शुरू हो गया। पार्लियामेंट मतलब जो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके बीच में और जो जो शासक हैं उनके बीच में क्या हो गया, एक विद्रोह शुरू हो गया, सिविल वॉर शुरू हो गया। ये शुरू हुआ 1642 और 1649 तक चलता रहा, ठीक है। मैंने कल के लेक्चर में ये बताया था कि 1642 इज मार्क्ड फॉर द क्लोजिंग ऑफ ऑल थिएटर्स इन इंग्लिश इन इंग्लैंड, है ना। इन इंग्लिश हिस्ट्री वी सी द जितने भी थिएटर्स थे वो 1642 में क्लोज हो गए थे, है ना। क्यों? क्योंकि भाई एज ऑफ डिकेडेंस, इससे पहले हमने जेकोबियन एज को क्या बोला, एज ऑफ डिकेडेंस, है ना। तो वो डिक्लाइन का जो मॉरल वैल्यूज का जो डिक्लाइन हुआ और सोशल वैल्यूज का डिक्लाइन हुआ उसके चलते, है ना। और थिएटर में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो कि जो है एक मेलोड्रामेटिक जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगे। तो उसके चलते मतलब जो है जो सही मैसेज नहीं जा रहा था सोसाइटी में, उसके चलते 1642 में सारे थिएटर जो है बंद कर दिए गए। बट यहाँ से जो है फिर इंग्लिश सिविल वॉर भी शुरू होता है। देखो इसी इसी ईयर से इंग्लिश सिविल वॉर भी शुरू होता है जो कि पार्लियामेंट और किंग के बीच में होता है ना। एंड किंग चार्ल्स वन वॉज बी हेडेड इन 1649। बताइए कितनी बड़ी घटना है कि इस सिविल वॉर का जो जो कॉन्सिक्वेंस था, है ना, जो रिजल्ट है वो क्या निकला कि किंग चार्ल्स वन को बी हेडेड कर दिया। बी हेडेड मतलब उनका सर कलम कर दिया गया, ठीक है, उनका सर कलम कर दिया गया 1649 में। तो 1649 में किंग चार्ल्स वन की डेथ हो गई एंड हिज सन चार्ल्स टू फ्लेड टू फ्रांस, है ना। तो उनके जो बेटे चार्ल्स टू थे वो फ्रांस भाग गए, है ना। इंग्लैंड बिकेम अ रिपब्लिक एज मोनार्की वाज abolished, है ना। मोनार्की एबॉलिश हो गई। फिर अभी तक जो है मोनार्की जो राजशाही शासन जो था इंग्लैंड में वो एबॉलिश हो गई। फिर यहाँ तक जो चल रही थी वो क्या हो गई, एबॉलिश हो गई। एबॉलिश मीन्स नष्ट हो जाना, ठीक है ना, एबॉलिश हो गई। हेंस इंग्लैंड वाज डिक्लेयर्ड अ कॉमनवेल्थ, है ना। इंग्लैंड को कॉमनवेल्थ जो है घोषित कर दिया गया, जो कि रूल्ड बाय पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना। तो सत्ता जो है काउंसिल ऑफ स्टेट और पार्लियामेंट के हाथ में आ गई, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। और इनके जो बड़े लीडर थे ओलिवर क्रोमवेल बिकेम लॉर्ड प्रोटेक्टरेट, है ना। प्रोटेक्टर, लॉर्ड प्रोटेक्टरेट को लॉर्ड प्रोटेक्टर मीन्स मिलिट्री डिक्टेटर। ही वॉज अ मिलिट्री मैन, ठीक है। तो ये बड़े नेता थे। तो भाई इनके इन्हीं के हाथ में वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, ठीक है। तो 16 यहाँ तक मतलब जो है 1653 तक ये क्या बने, यहाँ पर ये लॉर्ड प्रोटेक्टरेट बन गई। अब अगर लिटरेचर में बात करते हैं
लिटरेचर में अ मूवमेंट केम विद कवेलियर पोएट्स, ठीक है। पोएट्री में देखो, अभी तक इससे पहले हमने जेकोबियन देखा था, मेटाफिजिकल पोएट्स थे, क्या थे, मेटाफिजिकल पोएट्स थे, रिलीजियस, है ना, मेटाफिजिकल पोएट्स थे, रिलीजियस पोएट्स, और मेटाफिजिकल पोएट्स थे, रिलीजियस पोएट्स, और लेकिन यहाँ पे कवेलियर पोएट्स, जी सर। कैरोलिन एज में कौन से पोएट्स आए, अ ग्रुप ऑफ पोएट्स नोन एज कवेलियर पोएट, है ना, एक ग्रुप था पोएट्स का जिनका नाम क्या था, कवेलियर पोएट्स था, ठीक है। एंड हु रोट पोएट्री इन प्रोज इन प्रेज ऑफ किंग चार्ल्स वन, इन लोगों ने जो भी चीज लिखी है वो किंग चार्ल्स वन के फेवर में लिखी, किंग चार्ल्स वन की जो है प्रशंसा में, प्रेज मीन्स प्रशंसा में लिखी है ना। सो दे ओनली रोट praising, admiring King Charles I, and they were supporters. They were known as court poets, है ना, दरबारी कवि थे, कोर्ट पोएट्स थे, रॉयलिस्ट कहते हैं इनको, है ना, रॉयल पोएट्स थे, सपोर्टर ऑफ किंग चार्ल्स वन, है ना, दे आल्सो सपोर्टेड इन सिविल वॉर टू किंग चार्ल्स वन, they supported, these poets supported actually King Charles I during the political conflict, political unrest, that is English Civil War, that took place after 1642 to 1649. So these poets fully and openly supported King Charles I during the Civil War, and they were also known as, these poets were known as son of Ben, or son of Ben Jonson. Ben Jonson, जेकोबियन ड्रामेटिस्ट पोएट, है ना, बेन जॉनसन को इससे पहले जेकोबियन एज में हमने बेन जॉनसन को देखा था, उन्होंने ड्रामा लिखा वुल्कोन द फॉक्स, है ना, और कई सारे पोएम भी लिखी हैं। तो इनको, इन पोएट्स को, कवेलियर पोएट्स को सन ऑफ बैन भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि उनका स्टाइल और उसी तरह से इन्होंने भी चीजें लिखी, तो सन ऑफ बैन इनको भी फॉलो किया। तो दे वर द सपोर्टर्स ऑफ मोनार्की, ऑफ कोर्स मोनार्की के सपोर्टर थे, एंड फोकस्ड ऑन द थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी, लॉयल्टी एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। तो इन्होंने किन चीजों के बारे में लिखा, लव ऑफ थीम, ब्यूटी, लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी के बारे में, ईमानदारी, है ना, और जो है एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, अपने लाइफ को खुल के जीने को के ऊपर, मतलब जो है इन्होंने चीज़ें लिखी। और एक बहुत बड़ी जो थीम, अगर हम बात करें कैवेलियर पोएट्स की, इस प्रकार की जो इन्होंने जो पोएम लिखी, पोइट्री लिखी, उसमें जो बड़ी थीम थी, कार्पे डीम, दिस इज वन ऑफ द की थीम्स ऑफ Cavalier poets, carpe diem. Carpe diem means seize the day. क्या कहते हैं, seize the day. इसका कार्पे डीम का एक सिंपल सा मतलब समझ लो कि लिव इन द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट में रहना, मीन्स वट एवर वी हैव टुडे, वट एवर, लिव लिव फुल ऑफ जॉय, है ना, लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो कार्पे डीम को इस तरह समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, लिव एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना। तो अपने हर हर क्षण को, हर पल को, हर लम्हे को खुल के जियो, है ना, जो आज है वो है ना, वही हमारा है। तो वो यही एक बड़ी थीम थी, मतलब वट एवर वी हैव टुडे, जस्ट लिव कंप्लीटली एंड एंजॉय योर लाइफ, है ना, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो कार्पे डीम मीन्स एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, इसलिए सीज द डे भी कहते हैं। सीज मीन्स कब्जा कर लो, अपने पूरे दिन को कब्जा कर लो, अपने पूरे दिन को ऐसे जियो कि जैसे कि वो आखिरी हो। एक सॉन्ग भी, बहुत प्यारा सा सॉन्ग भी है, जियो तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, इस तरह से ना। तो वही भाई कार्पे डीम, उसी का ही जो है हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं कि हम हमेशा अपने लाइफ में जो है प्रेजेंट में हमें जीना होता है, प्रेजेंट में हमें जीना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई आज जो है वही हमारा है, कल किसने देखा, है ना। तो दिस इज द थीम ऑफ कैवेलियर पोएट्स आल्सो, दे यूज टू से and they used to write about the enjoyment of life, and they focused on the theme like live
live in present moment, है ना. So these were some themes, that is the theme of love, beauty, loyalty, enjoyment, है ना. तो ये था भाई live in the moment, है ना. So their poetry was light and elegant. उनकी poetry जो है light और elegant थी. They showed love for king, है ना, love for the king, court life and honor, है ना. court life को दिखाते थे. court means वही दरबार. तो दरबारी जो जो पोएट, दरबारी पोएट कहते हैं, कोर्टली पोएट थे, है ना. और they showed their love for king, है ना, court life and honor. their poetry had graceful and easy flow, है ना. बहुत easy flow था उनकी poetry में. using simplicity, simple language यूज करते थे. clear and concise, straightforward language, है ना. सीधी बात, नो बकवास, इस तरह से हम कह सकते हैं. तो किसी भी चीज को कहने के लिए एक सिंपल लैंग्वेज का यूज करना, क्लियर और कंसाइज, है ना, चीज़ों को यूज करना, और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज को यूज करना, इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी थी. एंड आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर द थीम्स लाइक लव फॉर ब्यूटी, है ना, एंड लॉयल्टी, एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, कार्pe diem. तो उस चीज को दिखाने के लिए भाई लोगों तक कैसे पहुंचेगा. until and unless you try to write in simple language, है ना. जब तक सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे नहीं, तब लोगों तक पहुंचेगा कैसे. तो मैनी पोएम्स वर अबाउट रोमांटिक लव, वुमेन, प्लेजर, बट इन रिफाइंड एंड कोर्टली वे, है ना. एक रिफाइंड और कोर्टली वे में वो लिखी जाती थी. रोमांटिक लव के बारे में था, वुमेन के बारे में था, एंड प्लेजर के बारे में था, सुख सौंदर्य के बारे में भी था, है ना. और जो है प्लेजर के बारे में, लिव इन द मोमेंट, कार्पे डीम, है ना, वॉज द बिगेस्ट थीम ऑफ कैवेलियर पोएट्स. लेकिन बहुत एलिगेंट, बहुत अच्छी, बहुत रिफाइंड लैंग्वेज में, मतलब चीज़ों को लिखा गया, है ना. तो अगर बात करते हैं इसमें कौन कौन से पोएट्स थे, द फेमस पोएट्स, कैवेलियर पोएट्स, रॉबर्ट, फोर मेजर पोएट्स वर देयर. एंड रिमेंबर दीज नेम्स if you get Caroline A's as a question in your question paper, so you will have to write these 4 writers, है ना. आपको 4 राइटर्स मेंशन करने पड़ेंगे अगर आपके पास कैरोलिन एज या कैवेलियर पोएट्स के बारे में लिखने को आया. तो ये 4 पोएट्स कौन थे? रॉबर्ट हेरिक, Richard Lovelace, Thomas Carreyrou, Sir John Suckling, and these are the creations, है ना. रॉबर्ट हेरिक ने लिखा टू द वर्जिन्स, और भी कई सारे पोएम्स हैं. एक आध एग्जाम्पल आप लिख लें, वही काफ़ी है बीए स्टैंडर्ड तक. तो भाई रॉबर्ट हेरिक, क्या नाम है, रॉबर्ट हेरिक, टू द वर्जिन्स इन्होंने लिखा. और रिचर्ड लवलेस का है टू एल्डिया फ्रॉम प्रिजन, ठीक है, पूरा पोएम का नाम है. और थॉमस कैरियो का रैप्चर, ठीक. एंड सर जॉन सकलिंग, बैलेड अपॉन अ वेडिंग, ठीक. तो दीज वर द पोएट्स एक्टिव इन कैवेलियर पोएट्स, है ना, कैरोलिन एज known as Cavalier poets. And note, all theatres were banned and closed in 1642, ठीक. एक नोट यहाँ पर डाला है जो मैंने आपको बताया. भाई इसके आगे मैंने भी बताया था कि 1649 पे किंग चार्ल्स वन को मार दिया गया था, है ना. तो उसके बाद इंग्लैंड वाज डिक्लेयर्ड अ कॉमनवेल्थ, है ना. कॉमनवेल्थ उसको डिक्लेयर कर दिया. दैट इज रूल्ड बाय गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, है ना, द लीडर. तो लीडर कौन थे? ओलिवर क्रॉमवेल, है ना. तो जब कॉमनवेल्थ घोषित कर दिया, तो यहाँ से 1649 से लेके 1660 तक जो इंग्लैंड है वो कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है. कॉमनवेल्थ पीरियड उसको कह सकते हैं, कॉमनवेल्थ एज उसको कह दो, या फिर कह दो प्यूरिटन, क्या कह दो, प्यूरिटन इंटररेग्नम. आगे हमने लिखा भी होगा शायद, प्यूरिटन इंटररेग्नम, है ना, प्यूरिटन इंटररेग्नम. तो प्यूरिटन इंटररेग्नम को तो कहते हैं बिटवीन द रीन, है ना, शासन, बिटवीन द रीन, शासन के बीच का एक काल, है ना. तो भाई इसमें देखो कॉमन, तो इसको भी मैंने इसमें ही ऐड कर लिया है, कॉमनवेल्थ एज को. ये पूरा
एक तो हमारा कैवेलियर एज शुरू होता है, कैरोलिन एज मतलब कैरोलिन कैरोलिन एज आपने देखा होगा कि 1625 से 49 तक। 49 के बाद से ये जो टाइम पीरियड है 49 टू 60, इसको कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड कह रहे हैं, है ना। तो द पीरियड 1649 to 1660 is known as Commonwealth Age in English literature, and it was unique in history as it was the only time। यूनिक इसीलिए है क्योंकि ये ओनली ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर द कंट्री वाज रूल्ड विदाउट अ किंग, जहां पर इंग्लैंड में कोई भी राजा शासक नहीं था। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर इंग्लैंड में जो राजशाही सत्ता थी वो नहीं थी। फॉर 11 ईयर्स इंग्लैंड वाज नॉट रूल्ड बाय एनी किंग, है ना। और इसे क्योंकि पार्लियामेंट के पास यहाँ पर सत्ता आ गई है ना, पार्लियामेंट, और हम देखते हैं कि जो है जो मोनार्की थी वो हट गई वहां से, है ना। तो द beheading ऑफ आफ्टर beheading आफ्टर beheading of King Charles I in 1649, England entered a period known as interregnum, है ना। इंग्लैंड जो है जब 49 में चार्ल्स वन को beheaded कर दिया गया, तो इंग्लैंड जो है इंटररेग्नम के काल में एंटर हो गया, इंटररेग्नम के काल में एंटर हो गया, ठीक। जी सर। समझ में आ रहा है। जी सर। जी सर। तो वही 49 के बाद जो है इंग्लैंड जो है इंटररेग्नम इंटररेग्नम, है ना। तो बिटवीन द रीन, है ना, बिटवीन द रीन, इंटररेग्नम मतलब बिटवीन द रीन, बिटवीन रीन्स, है ना। शासन, रीन मतलब वही शासन हो गया, साम्राज्य, है ना। बिटवीन मतलब बीच में, तो वही बीच का जो काल है, कौन सा बीच का काल, शासनों के जो बीच का काल, एक ऐसा काल जिसमें कोई भी राजा जो है शासक नहीं था इंग्लैंड में। तो देयरफॉर दिस दिस एज इज नोन एज इंटररेग्नम, और प्यूरिटन इंटररेग्नम भी कहते हैं, है ना। प्यूरिटन मीन्स वही जो विरोधी थे, प्रोटेस्टेंट थे, है ना। प्रोटेस्टेंट जो जो प्रोटेस्ट करने वाले, जो विरोध करने वाले जो लोग थे, है ना, किसके विरोध में, जो राजशाही सत्ता के विरोध में थे, है ना। और एक एक हालांकि इसको थोड़ा सा एक अलग वे में भी हम इसको पढ़ेंगे आगे, और कई सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल इतना समझ लो कि जो है ये जो एज है इसको कॉमनवेल्थ एज भी कह रहे हैं, और प्यूरिटन इंटररेग्नम एज भी कह रहे हैं, ठीक है। और प्यूरिटन इंटररेग्नम मैंने बताया कि बिटवीन रीन्स होता है ना, बिटवीन रीन। और क्योंकि चार्ल्स टू की डेथ हो गई थी, तो वो जो है राजशाही सत्ता खत्म हो गई थी वहां से, और कोई भी शासक जो है इंग्लैंड में सत्ता राज यहाँ पे 49 के बाद से नहीं आया। तो दिस वाज अ टाइम व्हेन इंग्लैंड हैड नो किंग, है ना। ये ऐसा टाइम था जिसमें इंग्लैंड के पास कोई भी राजा नहीं था। कहाँ से कहाँ तक, 1649 से 1660 तक की बात हो गई केवल, है ना। और इट वॉज रूल्ड एज कॉमनवेल्थ एंड लेटर एज प्रोटेक्टरेट, है ना। तो कॉमनवेल्थ के रूप में ये रूल होने लगा, पार्लियामेंट के पास सत्ता आ गई, और आगे जाके जो है प्रोटेक्टरेट अंडर ओलिवर क्रॉमवेल, है ना। ओलिवर क्रॉमवेल के अंतर्गत जो है कि उसमें, तो ठीक है, ओलिवर क्रॉमवेल के हम कह सकते हैं के अंडर ये जो है राजशाही जो सत्ता थी, मतलब जो गवर्नमेंट थी, वो चलने शुरू हुई, है ना। तो ही रूल्ड विद स्ट्रिक्ट प्यूरिटन लॉज, भाई बहुत स्ट्रिक्ट ये प्यूरिटन लॉज नियमों के अनुसार इन्हें रूल किया, है ना। गवर्नमेंट को चलाया, सारे थिएटर बैन कर दिए, गैम्बलिंग जो जो जुआ वगैरह था, है ना, उसको बंद कर दिया गया, और सेलिब्रेशंस को बंद कर दिया गया। तो कई सारी चीज़ें मतलब जो है बहुत रूल स्ट्रिक्टली मतलब जो है इसने कानून बनाए, है ना। तो गवर्नमेंट के हाथ में सत्ता आने के बाद जो है हम देखते हैं कि जो राजशाही सत्ता थी वो खत्म हो गई 11 सालों के लिए। कितने सालों के लिए, 11 ईयर्स इंग्लैंड बिकेम a country without a king, है ना। England had no king and it was ruled by England was ruled by Commonwealth and
पार्लियामेंट, है ना, कॉमनवेल्थ को या पार्लियामेंट को, इस तरह से ये चीज़ें हुई। भाई इसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं एक बड़े बड़े राइटर निकलते हैं, बहुत बड़े राइटर, जॉन मिल्टन, बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में, जॉन मिल्टन बहुत बड़ा नाम है। तो इन इंग्लिश और वी सी लिटरेचर, जॉन मिल्टन पब्लिश्ड हिज ग्रेट वर्क्स, है ना। हालांकि पैदा हुए हमारे 1608 में एंड 1674 में इनकी डेथ हो गई थी। तो he published his great works. He was deeply involved in Puritan politics. पूरा सपोर्ट करते थे पार्लियामेंट को, है ना, किंग चार्ल्स वन के खिलाफ थे। और पार्लियामेंट यानी कि किसके किसके फेवर में होंगे फिर, ओलिवर क्रॉमवेल के फेवर में थे, है ना, कुल मिला के, क्योंकि पार्लियामेंट के सपोर्टर थे, अगेंस्ट किसके थे, किंग चार्ल्स वन के। तो जॉन मिल्टन वॉज अ प्यूरिटन पोएट, उनको हम प्यूरिटन पोएट भी कहते हैं, है ना, प्यूरिटन पोएट भी कहते हैं। तो और द सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सपोर्टर ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, है ना। और ही रोट पॉलिटिकल पैम्फलेट्स लिखे ये, है ना, पैम्फलेट वही हमारे छोटे छोटे ऐसे टाइप, है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, डिवोर्स, गवर्नमेंट, है ना, इस इनके इन टॉपिक्स के ऊपर, मतलब डिवोर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, भाई बोलने की जो आज़ादी है उसके ऊपर, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, है ना, प्रिंटिंग प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर इन्होंने लिखा, ठीक है। और एक वक्त है इनका एरोपेजेटिका, एरोपेजेटिका 1644 में, अ फेमस डिफेंस ऑफ द फ्री प्रेस, है ना। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर लिखा, ठीक है, प्रेस की आज़ादी के ऊपर लिखा। और ये जो वर्क था एक ऐसे टाइप था, एक पैम्फलेट था, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़े बड़े इन्होंने जो है अपने पोएम्स लिखी हैं, वर्क्स लिखे हैं। तो ही स्पेंट ईयर्स स्टडीइंग एंड राइटिंग, बहुत साल इन्होंने जो है स्टडी और राइटिंग में दिए। अर्निंग अ निक नेम, एक इनका निक नेम भी था, द लेडी ऑफ द क्राइस्ट, है ना, द लेडी ऑफ द क्राइस्ट, फॉर हिज अपीयरेंस और डेलिकेट अपीयरेंस एंड रिफाइंड मैनर्स, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर थे, है ना। और उन्हीं अपीयरेंस, जो भी उनका जो पहनावा था या फिर उनके जो लुक था, उसको उसको देखते हुए, मतलब जो है उनका एक निक नेम पड़ा, एक उनका निक नेम था लेडी ऑफ क्राइस्ट, है ना, लेडी ऑफ क्राइस्ट। He supported Oliver Cromwell's government after the execution of King Charles I in 1649, है ना। तो भाई किंग ये ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट किया, ही सपोर्टेड ओलिवर क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। और एग्जीक्यूट कर दिया गया था जब किंग चार्ल्स वन को, है ना, 49 में। बाद में ये क्या बन गए, लैटिन लैटिन सेक्रेटरी भी बन गए, सेक्रेटरी, है ना। तो सेक्रेटरी भी बने, गवर्नमेंट राइटर होते हैं सेक्रेटरी, बट लॉस्ट फेवर व्हेन द मोनार्की वाज रिस्टोर्ड इन 1660। लेकिन जो है जब मोनार्की वापस आ गई, राजशाही राजतंत्र वापस आ गया, है ना, तो भाई फिर जो है इनको ज़्यादा फेवर नहीं मिला, क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्टर थे केवल, तो ज़्यादा फिर सपोर्ट नहीं मिला मोनार्की से, जो राजशाही तंत्र था। तो वो जब वापस आ गया, रीस्टोर हो गया, दोबारा से आ गया, कब, 1660 में। मैंने बताया था कि चार्ल्स वन का जो बेटा था, चार्ल्स टू, ठीक है, वो 1660 में वापस आ गया था। पहले तो फ्रांस भाग गया वो, लेकिन फिर वापस जब आया तो 1660 में। और अब तक जो है 1660 से पहले ओलिवर क्रॉमवेल की डेथ भी हो गई थी। तो भाई जब रीस्टोर हो गई मोनार्की, तो उसके बाद जो है इन्हें ज़्यादा फेवर नहीं मिला गवर्नमेंट से। दम बट इनके संग एक घटना ये हुई कि ये फिर ब्लाइंड भी हो गए, ये ब्लाइंड हो गए, अंधे भी हो गए थे, है ना, 1652 में। बट लेकिन इन्होंने लिखना शुरू किया पूरी तरह से, है ना, इन्होंने लिखना बंद नहीं किया। लेकिन लिखने में इनका जो सपोर्ट किया, ठीक है ना, विद असिस्टेंट, है ना, ही हैड सम असिस्टेंट्स। तो कुछ असिस्टेंट थे इनके पास, जिनके मदद से he just continued to write so many works he published after his getting blind, है ना, after his blindness, अपने ब्लाइंडनेस होने के बाद भी इन्होंने लिखना जारी रखा। एंड इनके जो
जो राइटर्स थे, जो लिखने वाले इनके साथ में जो थे वो कौन थे? एंड्रयू मार्वेल, एक बड़े पोएट थे एंड्रयू मार्वेल, उनकी एक डॉटर थी, ठीक है, डेबोरा मिल्टन, है ना, जिनकी एक बेटी थी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। एडवर्ड फिलिप्स इनके नेफ्यू थे, है ना, उन्होंने भी सपोर्ट किया। जॉन फिलिप्स इनके एक और नेफ्यू थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया लिखने में, है ना। और टॉमस टॉमस एल्वुड, हिज क्लोज फ्रेंड टॉमस एल्वुड। तो जो स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं ना, स्क्रिप्ट राइटर, तो राइटर्स का काम किया इन लोगों ने, है ना, स्क्रिप्ट राइटर्स का काम किया। मिल्टन बोलते रहे, डिक्टेट करते रहे, है ना, और इन्होंने ये लोग लिखते रहे, जो भी चीज़ें इन्होंने लिखी इनके सपोर्ट से अपने वर्क्स को कंटिन्यू लिखते रहे। कौन? जॉन मिल्टन, ठीक है। तो जॉन मिल्टन बहुत बड़े पोएट थे, और इसी में ही इनके कुछ वर्क्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, जो आपको वहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो बड़े वर्क्स में पैराडाइज लॉस्ट इनका एक बहुत बड़ा वर्क था, पैराडाइज लॉस्ट, वो आया था 1667 में। और एपिक पोएम था, एपिक पोएम मतलब बहुत बड़ी पोएम थी, अबाउट एडम एंड ईव फॉल फ्रॉम ईडन, एडम एंड ईव फॉल्स फ्रॉम ईडन, ठीक है। तो भाई जॉन मिल्टन्स वर्क पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, इनका एक और वर्क था पैराडाइज रीगेन्ड, ठीक है, जो कि 1671 में आया था, 1671, ठीक है। ये भी जो है ये सीक्वल था, अ सीक्वल अबाउट जीसस रेजिस्टिंग सैटन्स टेम्पटेशंस। तो पैराडाइज रीगेन्ड पैराडाइज लॉस्ट का ही एक क्या था? सीक्वल था। इसका ही सेकंड उसमें हम कह सकते हैं, इसका ही एक पार्ट था। और सैमसंग एगोनिस्ट इनका एक और इनकी बड़ी जो है पोएटिक प्ले इस तरह से है ये, और ट्रेजिक ड्रामा है अबाउट बिब्लिकल फिगर सैमसन, है ना, एक बाइबल का एक कैरेक्टर है सैमसन, उसके बारे में है। एक ट्रेजिक ड्रामा है सैमसन एगोनिस्ट, सैमसन एगोनिस्ट, ठीक। तो जो है इस तरह से मतलब ये यहाँ पे एज खत्म होती है। एज खत्म कब होती है? 1660 में, है ना, 1660 में जब मोनार्की वापस आ जाती है। तो जब मोनार्की वापस आ जाती है 1660 में, तो खत्म हो जाता है हमारा कौन सा एज? प्यूरिटन इंटररेग्नम, या फिर आप कहो कॉमनवेल्थ पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1649 to 1660। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज, राइट। जी तो सर। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जब मोनार्की रिस्टोर हो गई, मोनार्की वापस आ गई कब? 1660 में, है ना। 1660 में चार्ल्स टू द सन, चार्ल्स टू ऑफ, है ना, चार्ल्स टू भाई वापस आ गए। कब वापस आए? 1660 में। सो आफ्टर रिटर्निंग ही रीस्टोर्ड मोनार्की इन इंग्लैंड, है ना। आफ्टर रिटर्निंग इंग्लैंड ही वाज एक्चुअली इन फ्रांस after the execution of King Charles I in 1649. He actually fled to France, but when he came back in 1660, he restored monarchy, है ना। तो वापस से मोनार्की को लेकर आए। चार्ल्स तो भाई बहुत खतरनाक आदमी थे, है ना, खतरनाक राजा, बहुत लंबे समय तक, फिर ये आगे जाके 1682 83 तक मतलब ये इंग्लैंड पे इनके राजा रहे। इनके बाद फिर कोई और भी जो है बने। तो 1660 में जब इन्होंने मोनार्की को वापस रीस्टोर कर दिया इंग्लैंड में, तो फिर उस एज को यहाँ से 1660 के बाद से हम रेस्टोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीस्टोरेशन, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन किसका रेस्टोरेशन? रीस्टोर होता है, मोनार्की का रेस्टोरेशन, मोनार्की का रेस्टोरेशन, ठीक है ना। तो जब रीस्टोर हो जाती है मोनार्की, तो इसीलिए रेस्टोरेशन एज हम इसको यहाँ से कहते हैं। 1660 से शुरू होती है, जो कि चलती है 1700 तक, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा भाई, ठीक है ना। इतना हम आज इसमें करते हैं, और इसको हम आगे देखेंगे, ठीक।